जब 141 अनटाइटल्ड चैप्टर। पता नहीं अंकल, उस दिन मैं मॉम डैड के साथ इंडिया वापस आ रही थी। आप सबको सरप्राइज देने के लिए हमने आपको नहीं बताया था और कैब बुक कर ली थी। आधे रास्ते में कैब खराब हो गई। हम सब बाहर निकल वहां से जाने का कोई रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। ड्राइवर डरकर भाग गया था। वो लोग मुझे जबरदस्ती लेकर जाने लगे। मम्मा पापा ने मुझे छुड़ाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मुझे कुछ चुभाकर बेहोश कर दिया। जब होश आया तो मैं उन लोगों की कैद में थी। कहते हुए अरु का गला रूठ गया और उससे बोला नहीं गया। नंदिनी जी ने आगे बढ़ उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाने लगी। अरु आज रोकर अपना जी हल्का करना चाहती थी। उसके माँ पापा की तो अंतिम दर्शन भी उसे नसीब नहीं हुआ, पर नंदिनी जी के रूप में उसकी माँ उसे वापस मिल गई थी। तुम उन लोगों के चंगुल से बची कैसे और ऋषि को कैसे मिली? देवराज जी भी अरु के पास बैठते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। अरु की सिसकियां बन चुकी थी। वो नंदिनी जी के आंचल में छुप जाना चाहती थी ताकि अतीत की बुरी यादों को उनके आंचल के छांव तल भुला सके। अरु अब शांत हो गई थी। ऋषि, शुभी, हिति और वीरेन तीनों की ही निगाहें अरु पर थमी हुई थी। अरु ने आगे बोलना शुरू किया। वो लोग मुझे बेहोश समझकर दरवाजा बंद करना जरूरी नहीं समझे। मैं जैसे तैसे का दरवाजे तक पहुंची तो दो लोग वहां दरवाजे के पास ही खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने मॉम डैड को मार दिया और मेरी जगह किसी और लड़की को गाग में डाल गाड़ी में आग लगा दिया, जिससे किसी को भी मेरे गायब होने का पता न चल पाए। वो लोग किसी कोठेवाली के लिए उठाकर ले गए थे और किसी सेन साहब नाम के शख्स को बेचने वाले थे। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे कैसे भी करके वहां से निकलना था। जैसे ही अंधेरा हुआ मैं किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन उन लोगों ने मुझे देख लिया। उनसे बचने के लिए मैं बदहवा सी भागी जा रही थी कि अचानक ही एक गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे डर लग रहा था कि वो लोग मुझे पकड़ न आए, इसलिए मैं हॉस्पिटल से भी भाग निकली। लेकिन इस बार किस्मत से मैं इस बार ऋषि की गाड़ी से टकरा गई और ऋषि ने अनजान समझ मुझे अपने साथ ले गया। जब 142 रोतुलू ब्रेकिंग न्यूज। ऋषि मुझे अपने साथ लेकर आ गए, अरु ने कहा और चुप हो गई। अब सभी की निगाहें ऋषि पर टिक गई। सभी को अपनी तरफ देखता पाकर ऋषि बोला, हाँ, अरु को मैं अपने फार्म हाउस ले गया था। उस समय भाभी हॉस्पिटल में थी और सभी की हालात बहुत ज्यादा खराब थी। पहले से ही सभी परेशान थे। ऊपर से इस एक्सीडेंट की बात मैं अगर बताता तो और ज्यादा परेशान हो जाते, इसलिए मैंने सोचा था कि इसके ठीक हो जाने पर इसे इसके परिवार तक पहुंचा दूंगा। मैंने इसे देखा तक नहीं था, लेकिन मयंक भाई के कारण ये मुझे मिल गई। मयंक? सभी हैरानी से बोले। हाँ, जिस दिन शुभी को गुंडों को अगवा किया था उस दिन मयंक भाई ने शुभी को बचाया था। जिस जगह शुभी उन्हें मिली थी उसी जगह एक कमरे में अरु भी थी, लेकिन उस समय अरु कोमा में थी, तो वो अरु को भी हॉस्पिटल में शुभी के साथ ले आए और बेस्ट डॉक्टर को हायर किया ताकि ये ठीक हो सके। उस दिन ये भी शुभी के बगल वाले कमरे में एडमिट थी, लेकिन शुभी की तकलीफ में मयंक भाई इसके बारे में बताना भूल गए। मयंक भाई ने बचपन के बाद अरु को नहीं देखा था, इसलिए वो इसे पहचान नहीं पाए। उस दिन जब ये हॉस्पिटल से भागी थी तो उसके कुछ देर के बाद ही डॉक्टर ने मयंक भाई को खबर कर दी थी, और जब वो इसे ढूंढ रहे थे तभी मुझे पता चला कि ये अरु ही है। मैं बता नहीं सकता मम्मा कि उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में फिर से जान आ गई। मैंने तो इसे वापस पाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन भगवान का चमत्कार है कि मेरी अरु मेरे पास है। कहते हुए ऋषि की आंखें आंसुओं से भीग गई और आवाज रुक गई। उसकी आवाज में आज सभी को असली खुशी महसूस हो रही थी, जो कभी अरु की मौत की खबर से दिखावटी हो गई थी। लेकिन ऋषि, तूने बिना बताए शादी कर ली। अरे एक बार हमें बता तो देते कि अरु जिंदा है तो हम खुद तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाते। देवराज जी बोले। डैड, मैंने अरु को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके मन में ये डर बैठ गया था कि इसके बारे में जानने और इसके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद आप सब इसे अपनाएंगे नहीं। बस इसलिए मैंने अरु से शादी कर ली ताकि इसे विश्वास हो सके कि मैं कभी इससे दूर नहीं जाऊंगा और आप सब भी इसे दिल से अपना लोगे। ऋषि ने अरु को देखते हुए बोला। देवराज और नंदिनी जी दोनों सवालिया नजरों से अरु को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे थे कि क्या सच में उसे विश्वास नहीं जा उन पर। दोनों की नजरें खुद पर पाकर नंदिनी की नजरें झुक जाती है और आंसुओं की बूंद गालों पर लुक जाती है। उसकी मनस्थिति सभी अच्छे से समझ रहे थे। नंदिनी जी उसकी आंखें पोंछते हुए बोली, चुप हो जा मेरी गुड़िया, तुझे जितना झेलना था झेल चुकी। अब तू अपने परिवार के साथ है और परिवार में डर घबराहट की कोई जगह नहीं। नंदू, हमारी दोनों बहुएं किसी फाइटर से कम नहीं है, तभी तो इतना सब होने पर भी टूटी नहीं। अब दोनों को भी आराम करने दो ताकि अपने लिए खड़े होने के लिए तैयार हो सके। देवराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो नंदिनी जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हो वीर। ऋषि, जाओ दोनों को कमरे में लेकर जाओ और इन्हें आराम करने दो। हिति सभी की बातों को सुन रही थी। उसने ऋषि को इतने दिनों में हंसते हंसाते ही देखा था। उसका दर्द इतना बड़ा होगा वो सोच भी न पा रही थी।
वही शुभी अरु को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही उसके दिमाग की घंटी बजी और वो जोर से चीख पड़ी, रोतलू दीदी, और कूदते हुए उसके गले लग गई। रोतलू दीदी, हिती आंखें बड़ी करके बोली। हाँ भाभी, वो मैं ना छोटी थी और ऋषि भाई भी छोटे थे, तो जब भी ये दीदी घर आती थी तो ऋषि भाई हमेशा यही बोलते थे, आ गई रोतलू। ब्रेकिंग न्यूज़, अब लगाएगी अपने वीर भाई और मिंकू भाई से रोते हुए मेरी शिकायत। शुभी ने इतनी मासूमियत से कही थी कि सभी को हंसी आ गई, तो वही अरु ऋषि को घूर कर देखने लगी। ऋषि पहले ही शुभी की बातों को सुन सकपका गया। वो उठते हुए बोला, अरे चलो चलो भाभी, और अरु को आराम करना है, बाकी बचपन की यादें बाद में ताज़ा कर लेंगे। कहते हुए शुभी को घूरक देखते हुए अरु को लेकर ऊपर जाने लगा। वही शुभी मन ही मन चुगली कर खुश हो रही थी। वीरेन भी हिती को लेकर कमरे में चला गया। शुभी भी अपने कमरे में चली गई। नीचे नंदनी जी और देवराज जी है बचे थे। देव, हमारे घर की खुशियां वापस आ रही है, मुझे सच में यकीन ही नहीं हो रहा, अरु जिंदा हमारी आंखों के सामने है। नंदनी जी देवराज जी से बोली। हाँ नंदू, सच में भगवान हम पर मेहरबान हो रहे हैं, बस अब सब जल्दी ही ठीक हो जाए। इधर ऋषि के कमरे में ऋषि और अरु कमरे में पहुंचे ही थे कि अरु ने ऋषि को धक्का देते हुए बोली, रोतलू ब्रेकिंग न्यूज। अरे वो तो मैं तब बच्चा था ना यार, ऋषि सकपकाते हुए बोला। अच्छा बच्चा, तुम ना ज्यादा मत बनो, मुझे पता है तुम ये बच्चा बच्चा बोलकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। अरु ऋषि को धक्का देते हुए बोली। चूहिया देख, अब ज्यादा हो रहा है, मेरी शराफत का नजायज फायदा उठा रही हो तुम मेरी। ऋषि खुद को डिफेंस करते हुए बोला। ओहो हो, देखो तो शराफत शब्द की किसके मुंह से निकल रहा है, जिसका शराफत से कोई लेना देना ही नहीं है। अब बस शराफत गई भाड़ में, बोलते हुए ऋषि ने शुभी को कमर से खींचते हुए अपने करीब कर उसके लबों को अपने लबों से बंद कर दिया। जब 143 कॉन्ट्रैक्ट लव मैरिज। चूहिया देख, अब ज्यादा हो रहा है, मेरी शराफत का नजायज फायदा उठा रही हो तुम मेरी। ऋषि खुद को डिफेंस करते हुए बोला। ओहो हो, देखो तो शराफत शब्द की किसके मुंह से निकल रहा है, जिसका शराफत से कोई लेना देना ही नहीं है। अब बस शराफत गई भाड़ में, बोलते हुए ऋषि ने शुभी को कमर से खींचते हुए अपने करीब कर उसके लबों को अपने लबों से बंद कर दिया। इधर वीरेन के कमरे में हिती बैठ के एक तरफ बैठी कुछ सोच रही थी। उसे ऐसे सोचते देखकर वीरेन बोला, क्या हुआ हिती, तुम क्या सोच रही हो? उद्धरण चिन्ह, हमें तो सिर्फ हमारा दुख ही बड़ा लग रहा था वीर, लेकिन यहाँ तो हमसे भी ज्यादा दुख है सभी के पास। कभी सोचा नहीं था कि ऋषि जो सभी को हंसाने और खुश रखने के लिए इतना करते थे, उनकी लाइफ में भी इतना बड़ा गम होगा। सच में कितनी अच्छी तरह अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया उन्होंने, किसी को पता भी नहीं चला कि उनके हंसते चेहरे के पीछे इतना दर्द है। हिती, कोई भी अपने जीवन में खुश नहीं होता, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दुख तो होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपने ही दुख को सबसे ऊपर रखकर देखेंगे तो हमें अपना ही दुख सबसे बड़ा नजर आएगा। हालात कैसे भी हो, उनसे डील करना हमें आना चाहिए, नहीं तो दुख और तकलीफ के मायाजाल में इस कदर फंसे रहेंगे कि हमारा जीवन ही व्यर्थ लगने लगेगा। ऋषि बचपन से ही बहुत मजाकिया है, लेकिन जब अरु के मौत की खबर आई थी उस दिन के बाद भी उसका मजाकिया अंदाज तो नहीं बदला, लेकिन उसने अपना स्वभाव बदल लिया। अपनी दुख तकलीफों को वो खुद तक ही सीमित रखने लगा, कभी खुलकर रोया नहीं, अपनी फीलिंग्स नहीं रखी। अरु को भुलाने के लिए उसने लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग तो करता था, लेकिन अभी उनके करीब जाने की कोशिश नहीं की। वीरेन हिती का सिर अपने सीने से लगाए बोला, मैं बहुत खुशनसीब हूँ वीर कि आप मुझे मिले। पता है, जिस दिन आपने ब्लैकमेल करके जबरदस्ती मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, उस दिन मैं सबसे ज्यादा नफरत आपसे करने लगी थी, लेकिन नफरत से शादी करने के बाद भी आपने मेरे साथ किसी तरह का कोई बुरा बिहेव नहीं किया, हमेशा मेरा ख्याल रखा जितना किसी ने भी नहीं रखा था कभी। मुझे आपकी केयर की आदत हो गई, मैं जानबूझकर आपको सताने के लिए बच्ची बनने का नाटक करती रही ताकि आपका पूरा अटेंशन मुझे मिले, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे आसपास रहे, मेरी केयर करे। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर थी, मुझे कभी वो प्यार और कुंवर नहीं मिली थी, बस इसलिए। कहते हुए हिती की आंखें झलक उठी। मुझे पता था कि तुम जानबूझकर नाटक कर रही हो, मुझे लगा था शायद तुम मुझे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए रेडी किया, इसलिए तुम मुझे परेशान कर बदला ले रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ये छोटू सा दिल मुझसे बस केयर और अटेंशन चाहता है। मैं वैसे भी तुमसे पहली नज़र से प्यार कर बैठा था, तुमसे शादी करना मेरी ज़रूरत और प्यार था। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसलिए की थी क्योंकि कुछ महीनों में मैं तुम्हें पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लेता, लेकिन उसके बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाती, इसलिए तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की जिससे तुम मुझे छोड़कर ना जा पाओ। इसे तुम मेरा स्वार्थ कहो या प्यार, पर मैं हमेशा से बस तुम्हें ही चाहता था। तुम्हारे लिए भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, पर मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट लव मैरिज थी, मेरे ही प्यार से। कहते हुए वीर हिती के सिर पर अपने प्यार की मोहर लगा, उसे अपने में भींच लेता है।
एक तरफ जहां कौशिक परिवार में खुशियां ही खुशियां थी, वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय हाउस में मातम सा छाया हुआ था। अधिराज की धमकी ने गुंजन और नीलेश दोनों को अंदर ही अंदर डराया हुआ था। कुछ दिन इसी तरह बीत गए थे। हिति और अरु दोनों की ही हालत में सुधार हो रहा था। अरु को रिकवर होने में थोड़ा समय लगने वाला था, क्योंकि इतने समय से कोमा में रहने के कारण उसका शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था। लेकिन इन दिनों वीर ने हिति का ख्याल रखा ताकि जल्दी ही वो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर सके। एक दिन ऑफिस में वीरेन एक फाइल बड़े गौर से पढ़ रहा था। उसके सामने दक्ष हाथ में एक और फाइल लिए खड़ा था। वो बड़े ध्यान से वीर के एक्सप्रेशन देख रहा था, जो कभी मुस्कुराते तो कभी गुस्से से भरे थे। वीर ने फाइल वही टेबल पर रखी और दक्ष की तरफ देखकर बोला, इसमें लिखी हर बात का पूरा सबूत है ना तुम्हारे पास? यस सर, सबूत के साथ गवाह भी है, दक्ष बोला। हम संभाल कर रखो, जल्द ही समय आने वाला है, वीर ने कहा और अपने रोलिंग चेयर से गोल गोल घूमने लगा। वो फाइल रखो और जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बता दूंगा किसे हायर करना है। दक्ष उसकी बात सुन फाइल वहीं रख चला गया। दक्ष गए जाते ही वीर का मोबाइल बजने लगा। वीरेन ने मोबाइल देखा और मुस्कुराते हुए फोन उठा लिया। आ गया तू? हाँ, आना ही पड़ा। ठीक है, घर आ जाना, सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। ओके। वीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और सामने रखी फाइल को उठा देखने लगा। वहीं एक घर में एक लड़का गुस्से में चीखा, कब तक मुझे इस तरह रखोगे? मुझे जाना है यहाँ से। कोई सुन रहा है कि नहीं मेरी बात को? उसकी बात सुन एक सर्वेंट कमरे के अंदर आता है और बेहद शालीन तरीके से बोलता है, सर प्लीज इस तरह शोर मत कीजिए, आपको तकलीफ होगी। शोर? तुम्हें शोर लग रहा है? मेरा दम घुट रहा है इस घर में। मुझे जाना है यहाँ है, समझे तुम? नहीं सर, जब तक सर बोल नहीं देते तब तक तो नहीं, कहकर कमरे का दरवाजा लॉक कर चला जाता है। जब 144 फिक्र। वहीं एक घर में एक लड़का गुस्से में चीखा, कब तक मुझे इस तरह रखोगे? मुझे जाना है यहाँ से। कोई सुन रहा है कि नहीं मेरी बात को? उसकी बात सुन एक सर्वेंट कमरे के अंदर आता है और बेहद शालीन तरीके से बोलता है, सर प्लीज इस तरह शोर मत कीजिए, आपको तकलीफ होगी। शोर? तुम्हें शोर लग रहा है? मेरा दम घुट रहा है इस घर में। मुझे जाना है यहाँ है, समझे तुम? नहीं सर, जब तक सर बोल नहीं देते तब तक तो नहीं, कहकर कमरे का दरवाजा लॉक कर चला जाता है। इधर ऑफिस में वो फाइल देख वीरेन दक्ष को कॉल कर अपने कैबिन में बुलाता है और उस फाइल को दक्ष की तरफ मोड़कर एक प्रोफाइल पर उंगली पॉइंट कर कहता है, इसे हाय करो, मी ग्रेवाल। बट सर, मी ग्रेवाल ने ट्रेन करना सालों पहले छोड़ दिया है, दक्ष हैरानी से बोला। उनसे कहो कि वीरेन कौशिक ने कहा है, मुझे यकीन है कि वो मेरा नाम सुनकर जरूर राजी हो जाएंगे। दक्ष उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोला। वो जानता था अगर वीरेन किसी चीज के बारे में बोल रहा है तो वो सच ही होगा, इसलिए चुपचाप फाइल लेकर चला गया। वीरेन उसके जाते ही अपने चेयर पर शान से सिर पीछे कर बैठ गया और बोला, मी नीलेश ओबरॉय, तुमने जितने खेल खेलने थे खेल लिए, अब बस तुम मेरा पलटवार का इंतजार करो। तुम्हें तो मैं उस हद तक गिराऊंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। इस एक जिंदगी में तुम्हें अदब में नर्क के दर्शन न करवाए तो मेरा नाम वीरेन कौशिक नहीं। मेरी हिति का सौदा किया था ना, तुम्हारे जिस्म की हर एक अंग का सौदा अगर मैंने ना किया तो फिर? बोलते हुए अचानक वीरेन चुप हो गया। सामने हिति जो खड़ी थी। वीरेन अपने सामने हिति को खड़े देख हैरान रह गया। वो झट से चेयर से खड़ा हुआ और हिति के पास आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने मना नहीं किया तुम्हें यहाँ आने से? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है और अकेले? वो अभी उसके चेहरे को पके हुए फिक्र से बोल ही रहा था कि हिति उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, बस कीजिए वीर, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और आप ही चाहते हैं ना मैं अपनी लड़ाई लड़ूं, तो फिर इतनी फिक्र क्यों? इस लड़ाई में अगर मुझे कुछ हो गया तो? शशिश प्लीज जान, इससे आगे कुछ मत बोलना, तुम्हारे बिना जीने का सोच भी नहीं सकता मैं। तुम नहीं जानती, तुम मेरा जुनून, मेरी तड़प बन गई हो, जिसे मैं हर पल अपने सीने से लगाए रखना चाहता हूँ। और तुम? वीरेन उसके मुंह पर हाथ रख उसके सिर से अपना सिर जोड़कर बोल रहा था, वीर इतना प्यार मत कीजिए मुझसे खुशियां संभाली नहीं जाती है। हिति जो उसकी बात सुन भावुक हो गई थी, बोली, तुम सिर्फ और सिर्फ खुशियां की हकदार हो हिति, और तुम्हारे सारी खुशियां मिलेगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए। वीर उसके आंसू पोंछ बोला। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों की सांसों का शोर ही उस कमरे में था। शायद कुछ पल करीबी के चाहते थे दोनों। आखिर कितने दिनों बाद ये कन्फेशन हुआ था दोनों में। शाम का समय हो चला था। वीरेन हिति का हाथ पके केबिन से निकला और सीधे पार्किंग से अपनी गाड़ी में बैठ उसे कहीं लेकर जाने लगा। वीर, ये कहाँ जा रहे हैं हम? ये घर का रास्ता तो नहीं है। हिति वीरेन को किसी दूसरे अनजान रास्ते पर लेकर जाते देख बोली, बस कुछ देर और जान, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ जा रही हो।
हिती उसका जवाब सुन चुप होकर बैठ गई। कुछ देर में वीर ने गाड़ी रोकी तो हिती ने उत्सुकता बस जगह को देखने के लिए विंडो से सिर बाहर करना चाहा कि वीरेन ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और बोला, हिती कुछ देर और फिर देख लेना, अभी प्लीज ये पट्टी मुझे तुम्हारी आंखों पर बांधने दो ताकि तुम्हारा सरप्राइज खराब ना हो। वीर की आंखों में रिक्वेस्ट देख हिती ने सिर हिला दिया। वीर ने हिती की आंखों पर पट्टी बांधी और फिर खुद गाड़ी से उतर हिती की तरफ का दरवाजा खोल उसे भी बाहर निकाला। जब 145 खूबसूरत प्रपोजल। वीर हिती की आंखों पर पट्टी बांधे उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ आगे लेकर जा रहा था। हिती के लिए ये सब बहुत ही रोमांचित करने वाला हो रहा था। वो उत्सुक हो चुकी थी ये जानने के लिए कि वीर ने उसके लिए क्या प्लान किया है। वीर, आपने क्या प्लान किया है? कुछ बताए तो, मुझे सच में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हिती अपनी उत्सुकता छुपा नहीं पा रही थी। थोड़ी देर रुक जाओ हिती, हम बस पहुंच ही गए हैं, कहते हुए हिती को थोड़ा सा मोड़ता हुआ खड़ा कर दिया और बोला, अब तुम अपनी पट्टी खोल सकती हो। हिती तो जैसे कब से इसी का वेट कर रही थी कि उसे पट्टी खोलने के लिए कहा जाए। वो देख पाए कि वीर ने क्या प्लान किया है उसके लिए। उसने झट से अपनी पट्टी खोली तो सामने का नजारा देखकर हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इधर मयंक अपने कमरे में बैठा अपने बचपन का एल्बम देख रहा था। कभी मुस्कुराता तो कभी अपनी नम आंखें पोंछने लगा। समय हमेशा एक जैसा क्यों नहीं रहता? एक समय था जब हमारे आसपास सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी और एक वक्त है जब हमें अपने आसपास रहने वाले लोगों से ही सावधान रहना पड़ रहा है। पता नहीं कब तक ये सब चलेगा। मयंक एक तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला। वो तस्वीर कुछ बच्चों की थी जिसमें दो बच्चे, एक लड़का और लड़की, एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बालों को पका हुआ था और दो लड़के उस लड़की को और एक लड़का उस लड़के को खींच रहे थे। वहीं पास में एक छोटी सी बच्ची टुकुर टुकुर बैठी लड़ाई देख रही थी। उसकी स्माइल उसके दो दांतों से साफ दिख रही थी। मयंक उस तस्वीर पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, सब कुछ पहले जैसा करना होगा, नहीं तो फिर सबकी खुशियों पर ग्रहण लग जाएगा। कहते हुए उसने एल्बम बंद कर दिया और अलमारी में रख बालकनी में खड़े होकर सिगरेट निकाल पीने लगा। ऋषि और उसके परिवार के कारण अरु यानी अरुणिमा पहले से बेहतर हो रही थी। वो अब सहमी सहमी नहीं रहती थी। अब वो पहले वाली अरु की तरह ही बर्ताव करती थी जो हमेशा ऋषि से लेने के बहाने ढूंढती रहती थी। अब धीरे धीरे फिर से उससे वैसे ही बिहेव करने लगी। सभी को ये सुकून था कि अरु ठीक हो रही है। वही इन सब में सबसे ज्यादा मजा शुभी को आ रहा था क्योंकि अब ऋषि को परेशान करने की लिस्ट में वो अकेली नहीं थी। उसका साथ देने उसकी भाभी जो आ गई थी। दोनों मिलकर ऋषि को परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती थी। हिती अपने मुंह पर हाथ रखे बस देखे जा रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है। वही वीरेन उसे ऐसे देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ये सब आपने? हिती हैरानी से वीरेन की ओर देखते हुए बोली। ये सब तुम्हारे लिए क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया? वीरेन पीछे से हिती को आगोश में भरते हुए बोला। ये सब सच है या सपना? हिती अविश्वास से बोली। तुम्हें क्या लगता है? सपना? उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये सच है, वीरेन उसके गले को चूमते हुए बोला। हिती एकदम से उसके इस रिएक्शन से सिहर गई। वीरेन ने हिती के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज प्लान कहता किया था जहां वो उसे प्रपोज करना चाहता था। इंदौर शहर से थोड़ा दूर जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झरना था। वहां का माहौल रात की चांदनी रात में और भी सुहावना और रोमांटिक हो जाता था। वीरेन ने हिती को प्रपोज करने के लिए यही जगह चुनी थी जहां उसके और हिती के सिवाय कोई ना हो। जंगल के एंट्रेंस से थोड़ा आगे ही वीर ने हिती को रोक दिया था। जहां से सजावट शुरू हुई थी, सामने गुलाब की पंखुड़ियों से रास्ता बना हुआ था और उसके दोनों तरफ लाइट्स और सफेद कर्टन्स लगे हुए थे। हर कर्टन्स के अंत में व्हाइट रोज और कांच की लड़ियां लगी हुई थी जो पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। ऊपर से अंधेरी रात में चांद की चांदनी पूरे माहौल को और भी ज्यादा दमको रही थी। हिती अविश्वास से इस पूरे खूबसूरत माहौल को देख रही थी और सोच रही थी क्या इससे भी ज्यादा कुछ खूबसूरत हो सकता है। हिती वीरेन का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर अंदर आकर जंगल के बीचों बीच का माहौल देख हिती की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उसे बस किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रही थी। वीरेन उसकी धड़कनों की आवाज सुनकर मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, जान, अभी तो तुमने मेरा लविंग साइड देखी नहीं है। इतने में ही तुम्हारी धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया है। मैं आगे आगे जैसे बहूंगा तब तुम्हारा दिल कहीं सीने से बाहर ही ना आ जाए। झरने का वो मनमोहक शोर और बहती पानी, उस पर चांद की परछाई, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। हिती थी। वीरेन ने उस पूरी जगह का डेकोरेशन व्हाइट और रेड कलर्स में ही करवाया था। फूलों के कालीन और तारों भरा आसमां के चादर तले हिती खुद को आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझ रही थी। वो आगे बढ़ घूम घूम कर उस पूरी जगह को देख छोटे बच्चे की तरह खुश हो रही थी। सफेद कर्टन से ढककर बना हुआ डिनर टेबल जिसे चारों तरफ से सफेद कर्टन्स और रेड रोज से ढका हुआ था। बीचों बीच गुलाब का बहुत बड़ा बुके रखा हुआ था जो उस माहौल में सटीक लग रहा था।
जब 146 जब 145 खूबसूरत प्रपोजल। वीर हिती की आंखों पर पट्टी बांधे उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ आगे लेकर जा रहा था। हिती के लिए ये सब बहुत ही रोमांचित करने वाला हो रहा था। वो उत्सुक हो चुकी थी ये जानने के लिए कि वीर ने उसके लिए क्या प्लान किया है। वीर, आपने क्या प्लान किया है? कुछ बताए तो, मुझे सच में बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हिती अपनी उत्सुकता छुपा नहीं पा रही थी। थोड़ी देर रुक जाओ हिती, हम बस पहुंच ही गए हैं, कहते हुए हिती को थोड़ा सा मोड़ता हुआ खड़ा कर दिया और बोला, अब तुम अपनी पट्टी खोल सकती हो। हिती तो जैसे कब से इसी का वेट कर रही थी कि उसे पट्टी खोलने के लिए कहा जाए। वो देख पाए कि वीर ने क्या प्लान किया है उसके लिए। उसने झट से अपनी पट्टी खोली तो सामने का नजारा देखकर हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इधर मयंक अपने कमरे में बैठा अपने बचपन का एल्बम देख रहा था। कभी मुस्कुराता तो कभी अपनी नम आंखें पोंछने लगा। समय हमेशा एक जैसा क्यों नहीं रहता? एक समय था जब हमारे आसपास सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, और एक वक्त है जब हमें अपने आसपास रहने वाले लोगों से ही सावधान रहना पड़ रहा है। पता नहीं कब तक ये सब चलेगा। मयंक एक तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला। वो तस्वीर कुछ बच्चों की थी जिसमें दो बच्चे, एक लड़का और लड़की, एक दूसरे से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बालों को पका हुआ था और दो लड़के उस लड़की को और एक लड़का उस लड़के को खींच रहे थे। वहीं पास में एक छोटी सी बच्ची टुकुर टुकुर बैठी लड़ाई देख रही थी। उसकी स्माइल उसके दो दांतों से साफ दिख रही थी। मयंक उस तस्वीर पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, सब कुछ पहले जैसा करना होगा, नहीं तो फिर सबकी खुशियों पर ग्रहण लग जाएगा। कहते हुए उसने एल्बम बंद कर दिया और अलमारी में रख बालकनी में खड़े होकर सिगरेट निकाल पीने लगा। ऋषि और उसके परिवार के कारण अरु यानी अरुणिमा पहले से बेहतर हो रही थी। वो अब सहमी सहमी नहीं रहती थी। अब वो पहले वाली अरु की तरह ही बर्ताव करती थी जो हमेशा ऋषि से लेने के बहाने ढूंढती रहती थी। अब धीरे धीरे फिर से उससे वैसे ही बिहेव करने लगी। सभी को ये सुकून था कि अरु ठीक हो रही है। वही इन सब में सबसे ज्यादा मजा शुभी को आ रहा था, क्योंकि अब ऋषि को परेशान करने की लिस्ट में वो अकेली नहीं थी। उसका साथ देने उसकी भाभी जो आ गई थी। दोनों मिलकर ऋषि को परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढती रहती थी। हिती अपने मुंह पर हाथ रखे बस देखे जा रही थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सच है। वही वीरेन उसे ऐसे देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ये सब आपने? हिती हैरानी से वीरेन की ओर देखते हुए बोली। ये सब तुम्हारे लिए? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? वीरेन पीछे से हिती को आगोश में भरते हुए बोला। ये सब सच है या सपना? हिती अविश्वास से बोली। तुम्हें क्या लगता है? सपना? उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये सच है, वीरेन उसके गले को चूमते हुए बोला। हिती एकदम से उसके इस रिएक्शन से सिहर गई। वीरेन ने हिती के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज प्लान कहता किया था, जहां वो उसे प्रपोज करना चाहता था। इंदौर शहर से थोड़ा दूर जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झरना था। वहां का माहौल रात की चांदनी रात में और भी सुहावना और रोमांटिक हो जाता था। वीरेन ने हिती को प्रपोज करने के लिए यही जगह चुनी थी जहां उसके और हिती के सिवाय कोई ना हो। जंगल के एंट्रेंस से थोड़ा आगे ही वीर ने हिती को रोक दिया था। जहां से सजावट शुरू हुई थी, सामने गुलाब की पंखुड़ियों से रास्ता बना हुआ था और उसके दोनों तरफ लाइट्स और सफेद कर्टन्स लगे हुए थी। हर कर्टन्स के अंत में व्हाइट रोज और कांच की लड़ियां लगी हुई थी, जो पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। ऊपर से अंधेरी रात में चांद की चांदनी पूरे माहौल को और भी ज्यादा दमको रही थी। हिती अविश्वास से इस पूरे खूबसूरत माहौल को देख रही थी और सोच रही थी, क्या इससे भी ज्यादा कुछ खूबसूरत हो सकता है? हिती वीरेन का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर अंदर आकर जंगल के बीचों बीच का माहौल देख हिती की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धक रहा था। वो उसे बस किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रही थी। वीरेन उसकी धकनों की आवाज सुनकर मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, जान, अभी तो तुमने मेरा लविंग साइड देखी नहीं है, इतने में ही तुम्हारी धकनों ने शोर करना शुरू कर दिया है। मैं आगे आगे जैसे बहूंगा तब तुम्हारा दिल कहीं सीने से बाहर ही ना आ जाए। झरने का वो मनमोहक शोर और बहती पानी, उस पर चांद की परछाई, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। हिती थी। वीरेन ने उस पूरी जगह का डेकोरेशन व्हाइट और रेड कलर्स में ही करवाया था। फूलों के कालीन और तारों भरा आसमां के चादर तले हिती खुद को आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझ रही थी। वो आगे बढ़ घूम घूम कर उस पूरी जगह को देख छोटे बच्चे की तरह खुश हो रही थी। सफेद कर्टन से ढक कर बना हुआ डिनर टेबल, जिसे चारों तरफ से सफेद कर्टन्स और रेड रोज से ढका हुआ था। बीचों बीच गुलाब का बहुत बड़ा बुके रखा हुआ था, जो उस माहौल में सटीक लग रहा था। जब 147 कौन ज्यादा खूबसूरत? झरने का वो मनमोहक शोर और बहती पानी, उस पर चांद की परछाई, सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था। हिती थी। वीरेन ने उस पूरी जगह का डेकोरेशन व्हाइट और रेड कलर्स में ही करवाया था। फूलों के कालीन और तारों भरा आसमां के चादर तले हिती खुद को आज दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझ रही थी। वो आगे बढ़ घूम घूम कर उस पूरी जगह को देख छोटे बच्चे की तरह खुश हो रही थी।
सफेद कर्टन्स से ढककर बना हुआ डिनर टेबल जिसे चारों तरफ से सफेद कर्टन्स और रेड रोज से ढका हुआ था। बीचों बीच गुलाब का बहुत बड़ा बुके रखा हुआ था जो उस माहौल में सटीक लग रहा था। वीरेन उसे खुश होता देख मुस्कुरा रहा था। हिती चारों तरफ घूम घूम के ये नज़ारा देख रहा था। झरने में तैरते वो खूबसूरत दिए और फूल हिती को अपनी तरफ खींच रहे थे। वो सम्मोहित सी झरने के पास बहते पानी के पास खड़ी हो एक तक मुस्कुराते आंखों से सब देख रही थी। ये सब आपने हमारे लिए। हिती को बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। यस, ये पूरा डेकोरेशन मैंने अपने इजहार इश्क के लिए किया है। कल से तुम्हारी एक न्यू लाइफ शुरू होने वाली है हिती, जिसमें तुम्हें अपना और अपने अपनों का बदला लेना है। आज की रात सिर्फ मैं और तुम, बस और कोई नहीं। आज सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे को महसूस करते हुए बिताना चाहते हैं। पता नहीं फिर ये लम्हा कब आएगा। कहते हुए वीरेन हिती के नज़दीक और नज़दीक आ चुका था। हिती की पीठ वीरेन की तरफ थी। वो नदी को एकटक देख रही थी। उसे वीरेन की करीबी महसूस हो रही थी। वीरेन ने उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया और उसके ये लोब को चूमते हुए बोला, आज की रात हमारी स्पेशल रात है हिती, और ये रात मैं यादगार बनाना चाहता हूँ। बोलो मेरा साथ दोगी ना? वीरेन हिती को अपनी तरफ पलटता हुआ बोला। हिती की नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो भी वीरेन के साथ ऐसी यादगार शाम बिताना चाहती थी, क्योंकि अब तक ऐसा क्वालिटी टाइम उसके और वीरेन के जीवन में आया ही नहीं था। जब से दोनों की शादी हुई थी सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही आई थी उसके जीवन में। हिती मेरी तरफ देखो, वीरेन ने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला। हिती ने नजरें उठाकर वीरेन को देखा तो वीरेन ने उसे ऊपर आसमान की तरफ देखने के लिए का इशारा किया तो हिती ने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगे। पूरा आसमान आई लव यू हिती, आई लव यू फॉरएवर से झिलमिला रहा था। हिती की मुस्कुराती तस्वीर आसमान में चांद के करीब झलक रही थी। वो तस्वीर तारों की तरह चमक रही थी। वीरेन हिती के कान को चूमते हुए बोला, हिती देखो, समझ ही नहीं आ रहा वो आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या ये जो मेरा चांद है? आसमान आज दो दो चांद से रोशन हो रहा है। वीरेन की बातें हिती को शर्माने पर मजबूर कर रही थी। हिती तुरंत पलटकर वीरेन के सीने से लग गई और होले से बोली, वीर इतना प्यार मत कीजिए हमसे कि आपकी लत लग जाए, कि आपके बिना जीना मुश्किल सा लगे, कि आपके बिना चैन भी ना आए, कि आपके बिना जिंदगी ना लगे। हिती तुम मेरी धड़कन बन गई हो और धड़कन के बिना कभी जिया नहीं जा सकता, और हमारा वजूद तो है ही एक दूसरे से, तो हम एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाएंगे और अगर कभी जाना हुआ तो साथ ही जाएंगे। वीरेन उसके माथे को चूमते हुए बोला। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को महसूस करते रहे। धीरे धीरे दोनों झील के पानी में उतरते गए। दोनों ही एक दूसरे की नज़रों में उलझे खुद को तलाश रहे थे। झील का ठंडा पानी जैसे ही उनके जिस्मों की छुआ दोनों ही होश में आए। हिती ने देखा कि वो वीरेन को पके पानी में आ गई और उसके कपड़े गीले हो उसके शरीर से चिपक गए हैं, तो वो शर्माने लगी क्योंकि उसके कपड़े चिपक कर उसके शरीर को रिवील कर रहे थे। वीरेन ने हिती को शर्माते देखा तो बोला, इतना शर्माने की क्या जरूरत है हिती, हम पहली बार तो करीब नहीं आए, या मैंने तुम्हें इतने करीब से महसूस नहीं किया। वीर आप ना बहुत बेशर्म है, वो वीरेन को पानी में धकेलते हुए बोली। लो अब इसमें बेशर्म वाली कौन सी बात है यार, अपनी ही बीबी से तो बोल रहा हूँ ना, कौन सा डोसी से बोल रहा हूँ, वीरेन शरारत लहजे में बोला। हिती का चेहरा सुर्ख लाल हो गया था वीरेन की करीबी से, तो उसने अपनी नजरें वीरेन से हटाए और मस्ती से वीरेन के ऊपर पानी उछालने लगी। उसकी मस्ती देख वीरेन भी उसके साथ शामिल हो गया और दोनों एक दूसरे को भीगाने में शामिल हो गए। शायद ही हिती ने अपनी अब तक की लाइफ में उसने कभी इस तरह का एंजॉयमेंट किया। यही सोचकर वीरेन ने इस तरह का अनूठा प्रपोजल का अरेंजमेंट किया था जिसका भरपूर मजा हिती और वीरेन दोनों उठा रहे थे। काफी देर तक पानी में मस्ती करने के बाद वीरेन ने हिती की कलाई पकड़ी और उसे रोकते हुए बोला, हितू अब बाहर चले, बहुत देर से हम पानी में ही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। प्लीज वीर थोड़ी देर और प्लीज, हिती पानी में तैर रहे कमल को उठाते हुए बोली। नहीं अब हमें बाहर चलना चाहिए हिती, वो बोला। प्लीज आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेंगे, प्लीज पक्का थोड़ी देर ही खेलेंगे। हिती उंगली के इशारे से इत्तू सा बनाते हुए बोल रही थी। उसकी मासूमियत और पानी में और खेलने का बचपना देख उसे मानना ही पड़ा। 148 तू कभी सोच ना सकी दिल दिल दिल। प्लीज वीर थोड़ी देर और प्लीज, हिती पानी में तैर रहे कमल को उठाते हुए बोली। नहीं अब हमें बाहर चलना चाहिए हिती, वो बोला। प्लीज आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानेंगे, प्लीज पक्का थोड़ी देर ही खेलेंगे। हिती उंगली के इशारे से इत्तू सा बनाते हुए बोल रही थी। उसकी मासूमियत और पानी में और खेलने का बचपना देख उसे मानना ही पड़ा। काफी देर तक जब हिती पानी से निकलने को राजी नहीं हुई तो वीरेन ने उसे जबरदस्ती गोद में उठाते हुए पानी से बाहर आया। हिती पानी को देख रही थी और वीरेन की गोद से उतरने के लिए मचल रही थी, लेकिन वीरेन की पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए वो चाहकर भी उतर नहीं पा रही थी। वो कभी पानी को देखती तो कभी वीरेन को। वीर प्लीज थोड़ी देर और
वो ललचाई नजरों से पानी को देखते हुए बोली, नहीं, बहुत देर से तुम पानी में हो, चलो अब जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम साथ में रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर विद डांस करेंगे। वीरेन उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला। वीरेन हितिति को गोद में ही उठाए एक जगह आकर रुक जाता है। वहाँ एक कांच का बना हुआ छोटा सा चेंजिंग रूम था जिसे चारों तरफ से सफेद कर्टन्स से ढका था। वीरेन हिति को अपनी गोद से उतारते हुए बोला, जाओ और जाकर चेंज कर लो, और हाँ, वहाँ जो पैकेट रखा है प्लीज उसे ही पहनना, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पसंद तुम पर कैसी लगती है। उद्धरण चिन्ह। हिति ने मुस्कुराती आंखों से हाँ कहा और अंदर चली गई। वीरेन भी कुछ ही दूरी पर बने चेंजिंग रूम में चला गया। हिति ने जब वो पैकेट खोलकर देखा तो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी थी जो चमक रही थी। उसके बॉर्डर पर बहुत ही खूबसूरत सा सिल्वर पट्टी थी जिस पर हीरे चमक रहे थे। उसके साथ ही उसमें पूरे 16 श्रृंगार का सामान था जो एक सुहागन के लिए जरूरी होता है। वो ये देखकर मुस्कुरा दी और बोली, वीर, आपकी पसंद सच में बहुत ही यूनिक है। और फिर तैयार होने चली गई। इधर वीर भी तैयार होकर आ गया। उसने देखा हिति अभी तैयार होकर नहीं आई तो वो चेंजिंग रूम के पास आकर बोला, हिति, क्या तुम तैयार हो गई? हाँ, बस ये लग नहीं रहा। आह, उसकी आवाज सुन वीर बेचैन हो गया। वो बिना पूछे अंदर चला गया तो देखा कि हिति अपने ब्लाउज के हुक में उलझी है, उससे हुक लग नहीं पा रहा है। तो वो हिति के पास आया और उसके हाथ को पक नीचे करते हुए बोला, लाओ मैं कर देता हूँ। उसकी बात सुन हिति ने कुछ नहीं कहा पर उसके शरीर में झुरझुरी से पैदा हो गई क्योंकि वीर के ठंडे हाथ हुक लगाते समय उसकी पीठ को छू रहे थे। वीरेन हुक लगाकर उसे अपनी बाहों में भर उसकी गर्दन को चुम बोला, जान, लाओ मैं तुम्हें तैयार कर देता हूँ। बोलते हुए वो उसे मिरर के सामने ले गया और चेयर पर बैठा उसे तैयार करने लगा। हिति बस वीरेन की तैयार करने की स्किल्स को ही देख मंत्रमुग्ध हो गई थी। इतने परफेक्टली तो लड़कियां खुद भी तैयार नहीं होती जितने परफेक्ट तरीके से वीर ने उसे तैयार किया। क्या देख रही हो जान? वीर मुस्कुराते हुए बोला, यही कि आप हर आम में इतने परफेक्ट कैसे है। हाँ, जान तुम्हारा हस्बैंड ऑलराउंडर है, वीरेन हंसते हुए बोला। अच्छा जी, हाँ जी कहते हुए हिति के कान के पीछे काला टीका लगाते हुए बोला, चले। हिति उसकी हाथ थाम उसके साथ चली गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चलते हुए डिनर वाली जगह तक आए जहां खूबसूरती से सजा हुआ डिनर रेडी था, साथ में वाइन की बोतल और ग्लास भी थे। वीरेन ने हिति के लिए चेयर खींची और उसे उस पर बैठा खुद भी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। इस बीच दोनों की निगाहें एक दूसरे से तभी हटती जब वो एक दूसरे के अपोजिट होते, नहीं तो एक दूसरे की निगाहों में ही डूबे हुए थे। वीरेन ने एक ही ग्लास में रेड वाइन निकाली और गिलास में डाल वो गिलास हिति के होठों से लगा दिया। हिति वीर की आंखों में देखते हुए वाइन का एक घूंट लिया। उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। हिति के एक घूंट लेते ही वीरेन ने वो वाइन की गिलास अपने होठों से लगाने लगा तो हिति अचानक उसे रोकते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा जूठा है। तो क्या हुआ जान, वैसे भी जूठा खाने या पीने से प्यार बढ़ता है और फिर ये वाइन तुम्हारे होठों से लगने के बाद और भी ज्यादा नशीली हो गई है। कहते हुए वीर ने एक घूंट में पूरा ग्लास खाली कर दिया। वहाँ का माहौल वैसे ही मधोशी भरा था और ऐसे में सांग भी उस माहौल को रोमांटिक बना रहा था। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल बिच सो बार करा, तू जाबे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा के तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पर ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पर ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। वीरेन ने हिति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले आया। उसने एक हाथ हिति के कमर पर और दूसरा उसके शोल्डर पर रखा था। वहीं हिति के दोनों हाथ वीरेन के गले में लिपटे थे। दोनों ही धीरे धीरे मधोश से डांस कर रहे थे। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, कि तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पर ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। वीरेन हिति को गोद में उठाए एक छोटी सी लकड़ी के कॉटेज की तरफ बढ़ गया जो वीर ने खिसाज के हिसाब से बनवाए थे। कॉटेज बाहर से जितना सिंपल था अंदर से उतना ही आलिशान और रोमांटिक था। अब रोमांटिक रात कल आएगी इन दोनों की, तब तक दोनों को आपका प्यार चाहिए और बताइए कि वीरेन का ये रोमांटिक साइड कैसा लग रहा है। ये रोमांटिक साइड सिर्फ आज के लिए ही है, उसके बाद उम्मीद मत करना स्वीट और क्यूट वीर की। जब 149 इतना प्यार करो। वीरेन हिति को गोद में उठाए एक छोटी सी लकड़ी के कॉटेज की तरफ बढ़ गया जो वीर ने खास आज के हिसाब से बनवाए थे। कॉटेज बाहर से जितना सिंपल था अंदर से उतना ही आलिशान और रोमांटिक था। कॉटेज में जाकर वीरेन ने हिति को नीचे उतार दिया और खुद कॉटेज का दरवाजा बंद करने चला गया। इधर हिति वीरेन की गोद से उतरते ही खिड़की की तरफ बढ़ जाती।
है बाहर अब बारिश शुरू हो गई थी, जिस कारण मिट्टी की खुशबू कमरे में आ रही थी। हिती खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। बारिश के कारण बाहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत और रोमांस से भरपूर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि आज ये जंगल और मौसम भी हिती और वीरेन के प्यार के गवाह बनने को उत्सुक हो रहे हो। बारिश की बूंदें हवा का कारण हिती के चेहरे को छू रही थी, जिसे हिती बंद आंखों से महसूस कर रही थी। आज उसके चेहरे पर आसिम शांति और सुकून दिखाई दे रहा था, जैसे उसका हर दुख दर्द वीर ने दूर कर दिया हो और अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। वीर दरवाजा बंद कर अंदर आया तो देखा हिती खिड़की से बाहर देख मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें बंद थी और आती जाती हवा को महसूस कर रही थी। हवा से उसकी लटें लहरा रही थी। वीरेन मुस्कुराते हुए हिती की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज हिती के कानों में पड़ते ही उसकी धड़कनें शोर करने लगी, तो हिती ने अपने धकते हुए दिल को थपथपाते हुए शांत करने लगी। शांत हो जा, इतना क्यों शोर कर रहा है? पहली बार तो वीर करीब नहीं आ रहे, शायद अपने दिल को समझाते हुए बोल रही थी। क्या हुआ? तुम्हारा दिल इतनी जोर से क्यों धक रहा है? वीरेन उसे अपने आगोश में भरते हुए बोला। नहीं, कहा धक रहा है जोर से, हिती हकलाते हुए बोली, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अच्छा, तो ये शोर कैसे हो रहा तुम्हारे दिल से? वीरेन उसे अपनी तरफ पलटते हुए बोला। हिती उसी नजरों की तपिश सह नहीं पा रही थी, इसलिए नजरें झुकाए आ रही थी। उसके चेहरे पर बिखरी बारिश की बूंदे और गीली लटें वीरेन को अपनी तरफ खींच रही थी। उसने अपने अधरों को हिती के ललाट पर अंकित कर दिया। उसकी होठों की छुअन अपने ललाट पर महसूस कर हिती की सांसें तेज हो गई और वीर की बाहों पर पककस गई बारिश की बूंदें वीरेन अपने होठों में समा रहा था। उसकी गीली लटें उंगलियों से हिती के कान के पीछे कर उसके कानों पर भी अपने होठ रख दिए। उसके इस कृत्य से हिती की दिल की रफ्तार जैसे रुकती हुई महसूस हुई और कान एकदम गर्म हो गए। उसने झट से वीर को गले लगा लिया। कुछ देर एक दूसरे की बाहों में खुद को महसूस करने के बाद हिती अचानक से वीर से दूर आईने के सामने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा खड़ी हो गई। उसकी हरकत देख वीरेन मुस्कुराने लगा। वो आगे बढ़ा और टेबल पर रखा रिमोट उठा, म्यूजिक सिस्टम पर गाने चला दिए। गाने के बोल इस समय की सिचुएशन और दोनों की फीलिंग को अच्छे से बता रहे थे। चाहो तुझे दिल ये कहे, चाहे सांस रहे या ना रहे। चाहो तुझे दिल ये कहे, चाहे सांस रहे या ना रहे। वीर धीरे धीरे अपने कदम हिती की तरफ बढ़ा रहा था। तुम भी यही एक बार कहो, मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। कभी सोचा ना हो इतना प्यार करो। मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। कभी सोचा ना हो इतना प्यार करो। वीरेन हिती के पास आकर शीशे में देखते हुए उसके चेहरे से हाथों को हटाता है और शीशे में ही देखता है। हिती की आंखें बंद थी। वीर उसकी की हथेली हिती की बाहों से ऊपर की ओर सरकते हुए उसके गर्दन तक आ जाती है। वो उसके गले में पहला हुआ नेकलेस निकलता है और उसके गले पर किस करने लगता है। तेरे जिस्म से आगे जाना है, तेरे रूह को छूकर आना है। हो तेरे जिस्म से आगे जाना है, तेरे रूह को छूकर आना है। एक पल का इश्क नहीं है ये, जन्मों तक तुझको पाना है। तुम भी यही इकरार करो। वीरेन आगे बढ़ते हुए हिती को अपनी पलटता है और उसके हाथों को ऊपर कर उसकी कलाई से चुड़ियों को निकाल वही जमीन गिरते हुए उसके दोनों कलाइयों को चुम लेता है। वीरेन के हर एक किस्से हिती कांप रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वीरेन उसके बंधे बालों को खोल देता है। उसके मखमली बाल सर्रा से बिखर जाते हैं। वीर उसकी खूबसूरती में खोता जा रहा था। वहीं हिती की आंखें शर्म और वीर के एहसास से बंद थी। वीरेन धीरे से हिती के पल्लू को छूता है कि हिती तुरंत उसके सीने से लग जाती है। मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। कभी सोचा ना हो इतना प्यार करो। मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। कभी सोचा ना हो इतना प्यार करो। वीर हिती को गोद में उठाए बैग की तरफ बढ़ जाता है। बाहर बारिश अपने चरम पर थी और अंदर दोनों का प्यार। तेरा जिक्र है मेरी बातों में, तू दिन की तरह है रातों में। हो तेरा जिक्र है मेरी बातों में, तू दिन की तरह है रातों में। बस नाम तेरा ही लेते हैं, जो लकीर है मेरे हाथों में। वीरेन हिती को बिस्तर पर होले से लेटा देता है और खुद भी उसके करीब आ जाता है। वीरेन की शर्ट पर हिती की पकड़ अब भी थी। वो उसके माथे पर चुम उससे बोलता है, हिती इस गाने की तरह ही तुम भी मुझे बहुत प्यार करना, मुझे तुम्हें महसूस करना है। कहते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। हिती आज वीरेन की पूरा साथ दे रही थी। इस बात का तुम एतबार करो, मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। कभी सोचा ना हो इतना प्यार करो। मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। कभी सोचा ना हो इतना प्यार करो। गाना धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन वीरेन और हिती का प्यार परवान चढ़ गया। इसका अंजा हिती की हर उठती कराह करवा रही थी। दोनों अपने प्यार के सफर पर निकल पड़े थे, उस सफर पर जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार था। जब 150 खूबसूरत सुबह और जबरदस्ती। गाना धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन वीरेन और हिती का प्यार परवान चढ़ गया। इसका अंजा हिती की हर उठती कराह करवा रही थी। दोनों अपने प्यार के सफर पर निकल पड़े थे, उस सफर पर जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार था। इधर अक्षय से मिलने के बाद से ही मिशिका खुश खुश रहने लगी। शायद उसके खुराफाती दिमाग में अब भी कोई ना कोई चाल चल रही थी। कावेश, मिहिर और मी
कपूर उसमें आए इस बदलाव को महसूस कर खुश हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मिशिका अब सही रास्ते पर आ गई है, पर ये कोई समझ नहीं पा रहे थे कि वो कुछ बड़ा करने की फिराक में है। सभी पर से अपना ध्यान हटाने के लिए मिशिका ने कावेश की कही अनुसार उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया ताकि कावेश की ध्यान अपनी तरफ से हटा सके। अगली सुबह वीरेन और हिति की रात एक दूसरे को महसूस करते हुए सुकून की बीती थी। दोनों ही अभी तक एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे कि वीरेन का मोबाइल बज उठा। उसकी आवाज़ से वीरेन की नींद खुल गई और वो अपनी आंखें मलते हुए फोन उठाकर बोला, हेलो, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया तुमने? सर, वो आपने मी ग्रेवाल से बात करने कहा था। वो मैम को ट्रेनिंग देने के लिए मान गए हैं, पर वो पहले आपने मिलना चाहते हैं, दक्ष ने कहा। ओके, आज ऑफिस में मेरी उनसे मीटिंग फिक्स कर दो, वीरेन ने कहा। ओके सर, बोल दक्ष ने फोन रखना चाहा कि फिर से वीरेन की आवाज उसके कानों में पड़ी। जो काम तुमने बोला था वो हुआ? यस सर, हो गया, पर सर फोन पर बताना सही नहीं होगा। ओके, ऑफिस में बात में करते हैं, कहकर फोन रख दिया वीर ने। दक्ष 2 पल उसकटे हुए फोन को घुरता है और बोलता है, ये सर, हमेशा जल्दी में क्यों होते हैं? मुझे क्या, चल बेटा दक्ष, अभी ऑफिस जाने में 3 घंटे है, थोड़ी देर और सो जा, कहते हुए वह अपने पिलो से चिपकते हुए सो गया। इधर फोन रख वीर जैसे ही पलटने को हुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई उससे लिपट कर सोया है। जैसे ही उसने उस शख्स को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान खेल गई। हिति ने उसके सीने में अपना सिर छुपाया हुआ था, उसके चेहरे पर उसके बालों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। हिति का एक हाथ वीर के कमर में लिपटे हुए थे और वो खुद सबसे बेखबर वीर से चिपक कर सो रही थी। वीर एकटक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने हिति के चेहरे पर बिखरे बालों को समेटकर एक तरफ किया, लेकिन ये क्या? वीर हिति को देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया। हिति नींद में बहुत क्यूट से मुंह बना रही थी और ये देख वीर खुद को रोक नहीं पाया और उसके होठों को होले से चूम लिए, जिसके बाद हिति के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। हिति को मुस्कुराते देख वीरेन उसका सिर सहलाते हुए घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 5:30 बजने का इशारा कर रहे थे। वीरेन ने होले से उसके सिर को चुमा और हिति को अपनी बाहों में समेटे एक बार फिर सो गया। इधर अधिराज के घर, अधिराज सोफे पर अधलेटा सा सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था। उसकी लाल आंखें उसके रात भर जागा हुआ बता रही थी, तुम सिर्फ मेरी हो हिताक्षी, सिर्फ मेरी। मेरे अलावा तुम्हें किसी के पास रहने की इजाजत नहीं, कभी नहीं। तुम्हें वीरेन के साथ रहने और उस वीरेन को तुम्हारे साथ शादी करने की सजा मिलेगी और बहुत भयानक मिलेगी। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी आज तक। आज तुम्हारे ख्यालों में खोया रहा था मैं। जिस दिन तुम लायक बनोगी उससे तुम हर रात मेरे बिस्तर पर मेरी ज़रूरतों को पूरा करोगी, पर नहीं, तुमने मेरे सपनों को चूर चर कर दिया। अब से तुम्हारी और तुम्हारे उस सुकौल पति की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। अधिराज ये सब किसी संकी की तरह बोल रहा था। उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। तभी उसका फोन बजा। बिना देखे अधिराज ने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से, बॉस, हमने उसके घर पर अपनी नज़र बनाए हुए है, पर पता नहीं दोनों रात से गायब है। तो पता करो, मुझे उन दोनों पर सख्त नज़र चाहिए और जब भी जैसे भी मौका मिले अपने आदमियों से बोल उसे उठवा लेना, समझे? कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और उसके आदमियों के द्वारा एक लड़की को कमरे के अंदर फेंक कर चले गए। वो लड़की डरी सहमी सी निगाहों से उस अधिराज को देख रही थी जो जलती निगाहों से उसे देख रहा था। वो लड़की उसके ऐसे देखने से सहम कर एक कोने में बैठ गई। दिखने में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, करीब 18-19 साल की लड़की होगी।